Hello all, good afternoon. I welcome you to the Business Standard Analysis of 17th November, that is of today. My name is Rahul Gopulwar and I am your faculty for general awareness. So without wasting any further time, let's begin with our first news. So first news is all about the sovereign green bonds. सोवरेन ग्रीन बॉन्ड्स क्या होते हैं मैं फिर से इसको डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि ये चीज हमने 2 या 3 दिन पहले डिस्कस कर ली है। फिर से वही वही चीज डिस्कस करना आई थिंक इट्स वेस्ट ऑफ टाइम फॉर टू ऑफ अस। इसके बारे में अगर और कभी न्यूज आती है 7 से 10 दिन बाद तो ही जाके मैं इसको रिपीट कर दूंगा एक बार कि सोवरेन ग्रीन बॉन्ड्स क्या होते हैं। पर इसको अगर आपको 1 मिनट में ही समझना है तो मैंने एक शॉर्ट्स बनाया हुआ है, मैं आपके वो टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। चलिए, तो यहाँ पे क्या बोला है, एनआरआईज को अलाउ किया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कि वो अपना पैसा अभी सोवरेन ग्रीन बॉन्ड में इशू कर सकते हैं। तो आरबीआई क्यों अलाउ कर रहा है? एक फंक्शन होता है आरबीआई का, वो आपको पता होना चाहिए कि आरबीआई इज अ डेट मैनेजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अगर उनके कोई भी डेट्स इशू करने हैं, कोई भी बॉन्ड्स इशू करने हैं, कोई भी सिक्योरिटीज इशू करनी है, तो वो कौन करेगा? वो करेगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्यों? क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डेट मैनेजर है टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो कोई भी बॉन्ड्स, कोई भी सिक्योरिटीज इशू करने का काम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही करेगा। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक ब्रोकर है बस, किसके बीच में? गवर्नमेंट के बीच में और मार्केट पार्टिसिपेंट्स के बीच में। तो सोवरेन ग्रीन बॉन्ड्स इशू करने की जिम्मेदारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की है। तो गवर्नमेंट बोलेगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कि आप मेरे बिहाफ में 20,000 करोड़ के बॉन्ड्स इशू कर देना। किसको बोलेगा? आरबीआई को। आरबीआई बोलेगी कि हाँ हाँ हम कर देंगे। तो आरबीआई 20,000 करोड़ इशू कर देगा टू द मार्केट पार्टिसिपेंट्स। तो ये 20,000 करोड़ जो भी आरबीआई को मिल रहा है वो आरबीआई का पैसा है क्या? बिल्कुल नहीं। जो भी पैसा 20,000 करोड़ आरबीआई को मिला है वो पूरा का पूरा आरबीआई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दे देगा। तो एक चीज यहाँ पे समझनी आपको जरूरी है, आरबीआई कुछ नहीं है, आरबीआई एक ब्रोकर है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और मार्केट पार्टिसिपेंट्स के बीच में काम कर रहा है बॉन्ड्स इशू करने का। चलिए, तो एक बात समझ लीजिए कि एनआरआईएस को अलाउ कर दिया है सोवरेन ग्रीन बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करने के लिए। तो ये जो भी पैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मिल रहा है ये सोवरेन ग्रीन बॉन्ड से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये पैसा कहाँ पे खर्च करेगी? ये पैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बस ग्रीन सेक्टर्स में ही खर्च कर सकती है। ग्रीन सेक्टर्स जैसे सोलार, विंड, बायोगैस अमॉन्ग्स्ट अदर्स। चलिए, तो ये सोवरेन ग्रीन बॉन्ड ना हमारे बाकी रेगुलर सेंट्रल गवर्नमेंट बॉन्ड जैसे ही है। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट बॉन्ड पे भी इन्वेस्टर्स को, गवर्नमेंट को इंटरेस्ट कुछ देना पड़ता है, वैसे ही सोवरेन ग्रीन बॉन्ड पे भी इंटरेस्ट दिया जाएगा। कितने का इंटरेस्ट दिया जाएगा? पे ट्वाइस अ ईयर, 6 मंथ्स के बाद इंटरेस्ट दिया जाएगा इन्वेस्टर्स को सोवरेन ग्रीन बॉन्ड के अंदर। ये जो बॉन्ड इशुअर्स है, जैसे यहाँ पे कौन बॉन्ड इशुअर है? इशू तो करता है आरबीआई, बट बॉन्ड किसका है? सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो ये जो बॉन्ड इशुअर्स है ये ग्रीनियम एंजॉय करते हैं। ग्रीनियम मतलब क्या? ग्रीनियम मतलब कुछ नहीं, यहाँ पे ये बोलना चाहते हैं कि ग्रीन बॉन्ड पे जो भी इंटरेस्ट रेट दिया जाता है इशुअर के द्वारा वो कम होता है एज कंपेयर टू दी अदर गवर्नमेंट बॉन्ड्स। तो अगर गवर्नमेंट सोवरेन ग्रीन बॉन्ड अगर इशू कर रही है तो उसको कम इंटरेस्ट देना पड़ेगा एज कंपेयर टू अदर एनी काइंड ऑफ सोवरेन बॉन्ड्स और एनी काइंड ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड्स। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर गवर्नमेंट ग्रीन बॉन्ड इशू कर रही है, अगर गवर्नमेंट ग्रीन बॉन्ड इशू कर रही है तो उनको मान के चलो 4% का इंटरेस्ट रेट देना पड़ रहा है टू द इन्वेस्टर्स। बट अगर सोवरेन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इशू कर रही है 5 साल की तो वहां पे उनको इंटरेस्ट रेट देना पड़ रहा है 7% का। तो आप देख रहे हो कि सोवरेन ग्रीन बॉन्ड पे हमेशा इंटरेस्ट रेट कम रहेगा एज कंपेयर टू अदर गवर्नमेंट बॉन्ड्स। चलिए, सो यहाँ पे ना एनआरआईएस को और एक अपॉर्चुनिटी मिल गई है कि वो इंडियन मार्केट्स में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। वो तो बाकी गवर्नमेंट बॉन्ड्स में कर ही सकते हैं और इसी के साथ साथ अभी ग्रीन बॉन्ड्स में भी कर सकते हैं। These bonds offer higher returns than NRO deposits. अच्छा, तो ये जो बॉन्ड्स है ना, सोवरेन बॉन्ड्स, दैट इज कोई भी दूसरे गवर्नमेंट बॉन्ड से तो कम रिटर्न्स देते हैं, बट
ये जो एनआरओ डिपॉजिट्स है, दैट इज फिक्स्ड डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट, करंट अकाउंट डिपॉजिट्स या सेविंग्स अकाउंट डिपॉजिट, इनसे तो ज्यादा पैसा देते हैं इन्वेस्टर्स को। ठीक है, तो मैं फिर से समराइज करता हूं ये लास्ट वाली बात। तो जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स है उसमें आपको इंटरेस्ट रेट ज्यादा दिया जाता है एज कंपेयर टू ग्रीन बॉन्ड्स। ठीक है, बट ये जो ग्रीन बॉन्ड्स में जो इंटरेस्ट रेट मिलता है ना इन्वेस्टर्स को, वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू एनआरओ डिपॉजिट्स। अब ये एनआरओ डिपॉजिट्स क्या होते हैं? कुछ नहीं यार, ये नॉन रेसिडेंट इंडियंस के डिपॉजिट्स होते हैं जो इंडिया के बैंक्स के पास रखे जाते हैं बाय द एनआरआईज। पहले तो ये समझना पड़ेगा एनआरआई मतलब क्या होता है। एनआरआई मतलब ऐसा कोई भी बंदा जो इंडिया के बाहर रह रहा है, बट उसके पीछे एक डेज का क्राइटेरिया मेंशन किया हुआ है। अगर ऐसा इंडिया का बंदा अगर इंडिया में 182 डेज से कम रह रहा है, तो आप ऐसे इंडिविजुअल को, ऐसे बंदे को आप एनआरआई बोलोगे। फॉर एन एग्जाम्पल, आपको आरबीआई ने वर्ल्ड बैंक में डेप्यूटेशन के लिए भेज दिया। आप वर्ल्ड बैंक में कितने दिन हो यार? आप वर्ल्ड बैंक में, वर्ल्ड बैंक में मान के चलो एक साल में कितने डेज होते हैं? 365 डेज होते हैं। तो आप बाहर 200 दिन हो, पर इंडिया में कितने दिन हो? 165 डेज ही हो। तो यहाँ पे आप क्या बोले जाओगे? यहाँ पे आप एनआरआई बोले जाओगे, क्योंकि आप एक साल में इंडिया में 182 डेज के कम रह रहे हो। आई होप ये क्लियर है। इसी के साथ हम देखेंगे कि किस किस तरह के एनआरआई अकाउंट्स होते हैं। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये आपके फॉरेक्स चैप्टर में पढ़ाया जाता है अगर आप आरबीआई ग्रेड बी का फाइनेंस पढ़ रहे हो तो पहला तो है एनआरई अकाउंट्स, दैट इज नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट। सेकंड है नॉन रेसिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट। पहले हम ये दो अकाउंट के बारे में ही बात करते हैं। पहले तो ये पता होना चाहिए जो दोनों के दोनों अकाउंट्स है ना, एनआरआई अकाउंट्स ही है। मतलब ये अकाउंट बस एनआरआई के लिए ही ओपन किए जा सकते हैं। चलो, नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट और नॉन रेसिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट। सो नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट में एनआरआई कौन सा पैसा रखा जा सकता है? ये अकाउंट में एनआरआई ये अकाउंट में बस फॉरेन करेंसी में, दैट इज इंडिया के बाहर उसने जो भी पैसा कमाया है वो पैसा एनआरआई नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट में रखेगा। बस कौन से करेंसी में रखेगा? इंडियन करेंसी में रखेगा। ठीक है, फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूं। नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट, ये अकाउंट में जो बंदा है, जो एनआरआई है, किस करेंसी में पैसा रखेगा? इंडियन करेंसी में पैसा रखेगा। फॉर एन एग्जाम्पल, राहुल को आरबीआई ने वर्ल्ड बैंक के डेप्यूटेशन पे भेजा है, तो राहुल को यूएस डॉलर्स में पेमेंट मिल रहा है। तो राहुल क्या करेगा? वो अपना यूएस डॉलर में जो भी पैसा मिला हुआ है वो इंडिया में लाएगा, और इंडिया में लाके वो पैसे को वो इंडियन करेंसी में कन्वर्ट कर लेगा। और ये जो कन्वर्ट किया गया पैसा है वो कहां पे रखा जा सकता है? वो पैसा रखा जा सकता है नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल रुपी अकाउंट में। चलिए, एनआरओ अकाउंट, नॉन रेसिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट, ये भी अकाउंट एनआरआई का ही है, बट यहाँ पे किस तरह का पैसा रखा जा सकता है? ऐसा पैसा रखा जा सकता है जो एनआरआई इंडिया से कमा रहा है। जैसे यार, एनआरआई का घर इंडिया में रह सकता है, वो घर पे, वो जो घर को उसने रेंट पे दिया है इंडिया में अगर रेंट पे दिया है तो उसको किस तरह की करेंसी मिलेगी? इंडियन करेंसी मिलेगी। तो ये पैसा वो कहां पे रख सकता है? एनआरओ अकाउंट में रख सकता है। चलिए, और मान के चलिए उसकी इंडिया से भी कोई सैलरी आ रही है, इंडिया में भी वो आरबीआई में काम कर रहा है, इंडिया से भी आरबीआई उसको सैलरी दे रहा है। तो आरबीआई की भी जो सैलरी आ रही है इंडिया में से ही आ रही है, तो वो पैसा भी कहां रखा जाएगा? नॉन रेसिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट में। फिर से एक बार मैं बताता हूं, नॉन रेसिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट में ऐसा पैसा रखा जाएगा जो एनआरआई इंडिया से कमा रहा है। सिंपल। एनआरई और एनआरओ अकाउंट किस तरह के ओपन किए जा सकते हैं? करंट अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट, एफडी और आरडी अकाउंट ओपन किए जा सकते हैं। चलिए,
ये एनआरई और एनआरओ अकाउंट ना फ्रीली रिपैट्रिएबल है। एनआरई अकाउंट फ्रीली रिपैट्रिएबल है और एनआरओ अकाउंट नॉन फ्रीली रिपैट्रिएबल है। सो फ्रीली रिपैट्रिएबल मतलब क्या? जो भी पैसा एनआरआई इंडिया के अकाउंट में रख रहा है एनआरई अकाउंट में, वो पूरा का पूरा पैसा अपने बाहर कंट्री में, दैट इज जो भी कंट्री में वो बंदा है, राहुल जैसे यूएसए में था, वर्ल्ड बैंक में काम कर रहा था, तो राहुल पूरा का पूरा पैसा यूएसए में वापस लेके जा सकता है बिना कोई रेस्ट्रिक्शंस की। ठीक है, क्योंकि राहुल ने बाहर से पैसा लाया था तो बाहर का पूरा पैसा वो बाहर लेके जा सकता है, उस पर कोई भी रोक टोक नहीं करेगा आरबीआई। एनआरओ में रोक टोक करेगा, क्यों? क्योंकि यार इंडिया का पैसा है, इंडिया में पैसा कमाया है। अगर राहुल को इंडिया का पैसा बाहर लेके जाना है तो ऑब्वियसली आरबीआई कुछ ना कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाएगा। आरबीआई बोलेगा फॉर एन एग्जांपल पहले आप टैक्स पे कर दो, अगर आप टैक्स पे कर रहे हो तो ही जाके आप पैसा बाहर लेके जा सकते हो। चलिए, इजी है। फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट अकाउंट, तो ये फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट अकाउंट इंडिया से, राहुल यूएसए में है, वर्ल्ड बैंक में काम कर रहा है, राहुल को वो पैसा फॉरेन करेंसी का, दैट इज यूएसडी का पैसा इंडियन अकाउंट में रखना है। किस फॉर्म में रखना है? फॉरेन करेंसी में, दैट इज यूएस डॉलर में। तो वो कौन से अकाउंट में रख सकता है? वो रख सकता है फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट अकाउंट में। तो यहाँ पे फॉरेन करेंसी मेंटेन किए जाएंगे। ये भी फ्रीली पैट्रिएबल है यार, बाहर का ही पैसा है, बाहर का पैसा है तो बाहर जब चाहिए तब लेके जाओ, जितना चाहिए जितना लेके जाओ, आरबीआई कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाएगा। ये जो स्पेशल नॉन रेसिडेंट रुपी अकाउंट है, ये क्या है यार? ये स्पेशल अकाउंट है, ये बस ऐसे ही एनआरआई ओपन कर सकते हैं जिनको इंडिया में किसी तरह का इन्वेस्टमेंट करना है, जैसे उनको इंडियन शेयर मार्केट्स में शेयर्स खरीदने हैं, डिबेंचर्स खरीदने हैं, बॉन्ड्स खरीदने हैं, तो उनको स्पेशल नॉन रेसिडेंट रुपी अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। ये जो अकाउंट है बस करंट अकाउंट के फॉर्म में ही ओपन किया जा सकता है यार, बिजनेस अकाउंट है ना, इन्वेस्टमेंट अकाउंट है, तो ऑब्वियसली वो करंट अकाउंट के फॉर्म में ही ओपन करेंगे। एसएनआरआर अकाउंट भी नॉन फ्रीली रिपैट्रिएबल है। क्यों यार, ये भी क्यों नॉन फ्रीली पैट्रिएबल है? यार इंडिया में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो इंडिया से कुछ ना कुछ पैसा कमा रहे हो आप इन्वेस्टमेंट से, तो आरबीआई ऐसे ही थोड़ी बाहर पूरा का पूरा पैसा लेके जाने देगा आपको। आरबीआई बोलेगा नहीं नहीं, आप पे हम कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाएंगे, आपको ना इतना इतना इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा, इतना इतना सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पे करना पड़ेगा, इतना इतना एक्सवाइजेड चार्जेस पे करने पड़ेंगे, तो ही जाके आप आपका पैसा बाहर लेके जा सकते हो, वरना नहीं लेके जा सकते हो। ठीक है, तो इसके बारे में जो भी बताया है एक बार प्लीज अच्छे से सुनिए, बिकॉज दिस 4 अकाउंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एन आरबीआई पर्सपेक्टिव। ये चीजें उनके फॉरेक्स चैप्टर्स में मेंशन की गई है। आई होप ये चीज बहुत अच्छे से क्लियर है। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज पे। नेक्स्ट न्यूज है, क्या है यार नेक्स्ट न्यूज? एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन हुआ था। एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन में कौन से 2 कंट्रीज के लीडर्स मिले हैं? एक तो हमारे जो बिडेन मिले हैं, यूएस के प्रेसिडेंट है, और दूसरे मिले हैं हमारे चाइनीज काउंटर पार्ट, दैट इज चाइना के प्राइम मिनिस्टर, जिनका नाम है शी जिनपिंग। तो ये दोनों लोग मिले हैं। यहाँ पे उन्होंने डिस्कस किया है कि यार हमें क्या करना है, हमें जो है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन का डेवलपमेंट करना है। ऐसे जो भी रीजन्स एशिया पैसिफिक के अंदर आ रहे हैं, ऐसे जो भी कंट्रीज एशिया पैसिफिक के अंदर आ रहे हैं, उनका हमें डेवलपमेंट करना है, इसके बारे में उन्होंने बात की है ये पर्टिकुलर समिट में। यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है यार, दोनों नेशन ने बात किया है कि उनको ना मिलिट्री टू मिलिट्री कम्युनिकेशन अपना रिज्यूम करना है, काउंटर नार्कोटिक्स कॉपरेशन हमें उनको रिज्यूम करना है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे भी बात की है। चलिए, तो क्या हुआ ना, यूएसए और चाइना का आपस में ठीक नहीं है, तो बट अभी उन्होंने अपने बीच में जो क्या बोलते कंडीशंस है वो ठीक ठाक करने के लिए यहाँ पे बात की है। वो बोल रहे हैं कि यूएसए का मिलिट्री और चाइना का मिलिट्री एक दूसरे से अभी बात करेगा तो ऑब्वियसली क्या होगा, यूएसए का जो भी डिफेंस स्ट्रैटेजी है वो चाइना को पता चलेगा, चाइना का जो भी डिफेंस स्ट्रैटेजी वो यूएसए को पता चलेगा, और जिसके वजह से
दोनों भी कंट्रीज अपने डिफेंस कैपेबिलिटीज को इंप्रूव कर सकते हैं। चलिए, काउंटर नार्कोटिक्स कॉपरेशन, यहाँ पे इन्होंने बात किया है जो भी ड्रग्स सप्लाई हो रहे एक कंट्री से दूसरे कंट्री, उसको भी हमें खत्म करना है, बिकॉज दैट इज एन इलीगल थिंग। ड्रग्स, कौन से ड्रग्स? ड्रग्स विच आर प्रोहिबिटेड बाय द टू कंट्रीज, सच एज योर चरस, गांजास। तो ये जो ड्रग्स है ना, आप ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते हो, तो इसीलिए ये काउंटर नार्कोटिक्स कॉपरेशन के ऊपर बात की गई है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दोनों कंट्री यार बहुत ऊपर है एआई सेक्टर में, तो दोनों कंट्रीज बात कर रहे हैं कि हम एआई सेक्टर को इंप्रूव करके दोनों कंट्रीज में डेवलपमेंट कैसे लाया जा सकता है। ये दोनों ने बात किया है। किस किसने? जो बिडेन और जी जिनपिंग ने। चलिए, सो एपेक में कितने मेंबर कंट्रीज है पता होने चाहिए? 21 मेंबर कंट्रीज है। चलिए, ये जो 21 मेंबर कंट्रीज है ना, 40% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन है, और ये 21 मेंबर कंट्रीज कंट्रीब्यूट करते हैं 50% ऑफ द ग्लोबल ट्रेड। ये मैंने क्यों डाला है? क्योंकि इस पे सवाल आया था अभी जो 4-5 महीने पहले एग्जामिनेशन हुआ था कि ब्रिक्स कंट्रीज है वो कितने परसेंटेज ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन है। जो ब्रिक्स कंट्रीज है वो कितना कंट्रीब्यूट करती है टू द ग्लोबल ट्रेड। ये जो ब्रिक्स कंट्रीज है ये कितना कंट्रीब्यूट करती है टू द ग्लोबल जीडीपी, इसलिए ये चीज आपको पता होनी चाहिए। चलिए, सो एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन कहाँ पे होने वाला है? सैन फ्रांसिस्को में होने वाला है, दैट इज इन यूएसए। कब से कब तक होने वाला है? 11 नवंबर से 17 नवंबर के बीच में। थीम क्या है? क्रिएटिंग अ रेजिलिएंट एंड सस्टेनेबल फ्यूचर फॉर ऑल। ठीक है, तो मैंने अभी लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप और माइक्रो कैप के बारे में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं। ये मैंने यहाँ पे क्यों डिस्कस किया है? क्योंकि लार्ज कैप, मिड कैप ना हर रोज न्यूज में आते हैं, तो इनका क्लासिफिकेशन आपको पता होना बेहद इंपॉर्टेंट है। चलिए, आप एक बार पढ़ लीजिए। ठीक है, तो लार्ज कैप को आप दो तरीके से डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, एक तो टॉप 100 कंपनीज, दैट इज टॉप कंपनीज के हिसाब से, या फिर उनके मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से। पहले तो समझ लो मार्केट कैपिटलाइजेशन मतलब क्या। मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ कंपनी मतलब इक्वल्स टू मार्केट प्राइस ऑफ दैट शेयर इनटू नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी। ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल रिलायंस है। रिलायंस ने ना अपने फाइनेंशियल मार्केट्स में, शेयर मार्केट्स में 1000 शेयर्स को फ्लोट किया हुआ है। 1000 शेयर्स को इशू किया गया है फाइनेंशियल मार्केट्स में। कितने शेयर्स है? 1000। वो 1000 शेयर्स की भी मार्केट प्राइस क्या है? फॉर एन एग्जाम्पल 1 रुपीज। तो रिलायंस का मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना हो गया? 1000 रुपीज। ठीक है, दैट इज 1000 इंटू 1 रुपीज, दैट इज 1000 रुपीज। चलो, और एक एग्जाम्पल लो। रिलायंस ने 1000 ही शेयर्स इशू किए हैं यार, बट वो 1000 शेयर्स का, दैट इज एक शेयर का मार्केट प्राइस कितना है? 10 रुपीज। तो रिलायंस का मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना हो गया? 10,000 रुपीज। सो मार्केट कैपिटलाइजेशन इज नंबर ऑफ शेयर्स इनटू द मार्केट प्राइस ऑफ दैट पर्टिकुलर शेयर इज नोन एज मार्केट कैपिटलाइजेशन। सो लार्ज कैप स्टॉक्स कौन से हो गए? ऐसे टॉप 100 कंपनीज के स्टॉक्स जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन सबसे ज्यादा है, उनको आप लार्ज कैप स्टॉक्स बोलोगे। 101 to 250 मिड कैप स्टॉक्स हो गए। ग्रेटर देन 251 कंपनी स्टॉक्स इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन आर नोन एज स्मॉल कैप स्टॉक्स। तो टॉप 100 कंपनीज का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है दैट वुड बी इन लार्ज कैप। 101 to 250 कंपनीज मिड कैप। ग्रेटर देन 250 companies is will be in the small cap category। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 250 और ग्रेटर देन और इक्वल टू 251 कंपनीज। चलिए, और दूसरी तरीके से आप कैसे डिफाइन कर सकते हो इसको कि ऐसे कंपनीज जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 20,000 करोड़ से ज्यादा है, दैट आर नोन एज लार्ज कैप स्टॉक्स। मिड कैप स्टॉक्स ऐसे कंपनीज जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,000 से लेके 20,000 करोड़ के बीच में है, दैट आर नोन एज मिड कैप स्टॉक्स। ऐसे कंपनीज जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,000 करोड़ से कम है, ऐसे कंपनीज को आप स्मॉल कैप स्टॉक्स बोलोगे। माइक्रो कैप स्टॉक्स मतलब क्या?
ऐसे कंपनीज जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 100 से 50 करोड़ के बीच में है, उसको आप माइक्रो कैप स्टॉक्स बोलोगे। अब ये मार्केट कैपिटलाइजेशन के ऊपर सवाल आया था अभी के पीएफआरडीए ग्रेड ए एग्जामिनेशन में, ठीक है, तो ये चीज इंपॉर्टेंट होती है। नेक्स्ट, माइक्रोसॉफ्ट का जो बिंग चैट है, पहले क्या है बिंग, क्या है आपको पता होना चाहिए। बिंग क्या है यार, जैसा गूगल का सर्च इंजन है, जैसे आप गूगल पे जाते हो कुछ सर्च करते हो, दैट इज नोन एज सर्च इंजन। तो वैसे ही ना माइक्रोसॉफ्ट का भी अपना एक सर्च इंजन है जिसका नाम है बिंग, जिसका नाम है बिंग, ठीक है। गूगल की पेरेंट कंपनी क्या है, गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट, ठीक है। सो अल्फाबेट कंपनी का सर्च इंजन क्या है, गूगल, जहां पे आप सर्च करते हो। वैसे ही माइक्रोसॉफ्ट का सर्च इंजन क्या है, बिंग, ठीक है। बिंग में भी जाके आप सारी चीजें कर सकते हो जो आप गूगल पे जाके कर सकते हो। तो ये बिंग में ना उन्होंने एक एआई बॉट को भी लॉन्च किया था कुछ सालों पहले या कुछ महीने पहले, एआई बॉट को। अब ये एआई बॉट का काम क्या था, आप वो एआई बॉट पे चले जाओगे, आप वहां पे सारी चीजें पूछ सकते हो। वहां पे पूछ सकते हो कि यार आरबीआई नेशनलाइज्ड कब हुआ था, वो बता देगा आपको। आप वहां पे बोल दोगे कि बैंक्स का नेशनलाइजेशन कब हो गया, वो बता देगा आपको। आप उसको पूछ लोगे कि यूट्यूब, एक यूट्यूब चैनल कैसे बनाना है, वो आपको बता देगा। सो ये सारी चीजें आपको ये एआई बॉट बताता है। तो ये एआई बॉट जो माइक्रोसॉफ्ट का नाम था, उसका नाम क्या था पहले, बिंग चैट था। क्या था वो एआई बॉट का नाम, बिंग चैट। अभी उन्होंने अपने बिंग चैट को चेंज करके को पायलट रख दिया है। क्या रख दिया है, को पायलट रख दिया है। मैं सारी चीजें इतना इसलिए डिटेल में समझाता हूं क्योंकि आप डिटेल में अगर कुछ चीजें समझ रहे हो तो आपको लंबे समय तक वो चीजें याद में रहेगी। ये चीज आप रट्टा मारोगे तो 1 या 5 दिन में भूल जाओगे आप। ऐसा कभी भी रट्टा नहीं मानना है कि माइक्रोसॉफ्ट ने बिंग चैट का नाम रखा है को पायलट, बिंग चैट का नाम है को पायलट, बिंग चैट का नाम है को पायलट। समझ के पढ़ो, आप लंबे समय तक मेरी गारंटी है कि आप याद रख पाओगे। इसी के साथ हम नेक्स्ट न्यूज पे बढ़ते हैं। यार आईएमपीएस न्यूज में था, आईएमपीएस न्यूज में क्यों था, क्योंकि एक आईएमपीएस का ना ग्लिच हुआ था यूको बैंक के चक्कर में, ठीक है। यूको बैंक में ना एक आईएमपीएस ग्लिच हुआ था, बट उसमें हमें जाने की जरूरत नहीं है। हमें पता होना चाहिए आईएमपीएस क्या होता है। बट आईएमपीएस ही पढ़ना क्यों है हमें, हम सारी चीजें पढ़ लेंगे, एनईएफटी भी पढ़ लेंगे, आरटीजीएस भी पढ़ लेंगे और आईएमपीएस भी पढ़ लेंगे। तो ये चीज मैंने नेक्स्ट स्लाइड में डाली हुई है क्योंकि यहाँ पे काफी ज्यादा बड़ा हो रहा था वो। चलिए, सो एनईएफटी, आरटीजीएस और आईएमपीएस क्या होता है एक बार हम समझ लेंगे। पर पहले मैं बता दूं, आपको लग रहा होगा सर इतने इजी क्वेश्चंस क्यों पढ़ा रहे हैं, ये एनईएफटी और आरटीजीएस और आईएमपीएस का डिफरेंस क्यों पढ़ा रहे हैं, क्योंकि ये चीज बहुत लोगों को पता नहीं होती है। इसकी माइनर माइनर डिटेल्स है वो आपको पता होनी चाहिए, वो एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। लास्ट टाइम आपको पता होगा जो टॉपर थे हमारे आरबीआई के, जिनका नाम था विकास पुनिया, वो AR1 थे। उनको उनके इंटरव्यू में पूछ लिया गया था व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एनईएफटी एंड आरटीजीएस। तो ऐसे सवाल पूछे जाते हैं इंटरव्यूज में, और आपके फेज 2 या फेज 1 में भी पूछे जाते हैं इसके ऊपर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। चलिए, तो एनईएफटी क्या होता है, एनईएफटी स्टैंड्स फॉर नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर, आरटीजीएस स्टैंड्स फॉर रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, आईएमपीएस स्टैंड्स फॉर इमीडिएट पेमेंट सर्विस, ठीक है। So the second point क्या है, transactions received up to a particular time are processed in batches. RTGS continuous and real time transfers individually on a transaction to transaction basis, ठीक है। और जो IMPS है वो भी रियल टाइम होते हैं on a transaction to transaction basis, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे क्या बोला है कि यार जो भी एनईएफटी ट्रांजैक्शंस होते हैं ना वो रियल टाइम नहीं होते हैं, उसमें कुछ डिले होता है। अगर मैं 10 बजे अगर एक ट्रांजैक्शन कर रहा हूं, अगर मुझे मेरे फ्रेंड को 10,000 रुपए पे करने हैं आरटीजीएस के थ्रू और एनईएफटी के थ्रू और आईएमपीएस के थ्रू, तो आरटीजीएस के थ्रू उसको 10 बजे मैं कर रहा हूं तो 10 के 10 बजे उसको मिल जाएंगे, आईएमपीएस के थ्रू उसको 10 के 10 बजे मिल जाएंगे। और एनईएफटी के थ्रू उसको 10 बजे नहीं मिलेंगे, कुछ ना कुछ टाइम के बाद मिलेंगे। वो टाइम 15 मिनट हो सकता है, आधा घंटा हो सकता है, 2 घंटा हो सकता है, पर मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 घंटे के अंदर उसको पैसे मिल जाएंगे अगर मैं एनईएफटी कर रहा हूं तो। बट एनईएफटी में कुछ ना कुछ डिले रहेगा।
ये जो एनईएफटी के जो ट्रांजैक्शन है ना बैचेस में किए जाते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल कि यार पहले तो आप थर्ड पॉइंट पढ़ लो। एनईएफटी ना प्रेजेंटली ऑपरेट्स इन बैचेस ऑन हाफ आवरली इंटरवल्स थ्रू आउट द डे। फॉर एन एग्जाम्पल, इफ यू initiated the transaction at 10:15, it will be scheduled in the batch scheduled for 10:30 AM. चलिए, राहुल ना बैंक में गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, उनको बोल दिया कि मुझे एनईएफटी का ट्रांजैक्शन करना है। चलो, तो उन्होंने बोला हाँ हाँ हम करवा देंगे, बट अभी नहीं, थोड़े टाइम बाद आपका जो एनईएफटी का बैच है ना वो प्रोसेस हो जाएगा। चलिए, मतलब क्या, राहुल गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास 10 बजे, राहुल का फ्रेंड गया जिसका नाम है अक्षय, वो गया 10:20 को। राहुल की तीसरी फ्रेंड है जिसका नाम है तनिषा, वो गई 10:25 को। तो वो तीनों को ना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने बोला कि आपका जो प्रोसेसिंग है वो हम अभी के अभी नहीं करेंगे, 10:30 बजे करेंगे, क्योंकि तब हमारा बैच स्टार्ट होता है एनईएफटी का। ठीक है, तो तब तक आपका पेमेंट्स प्रोसेस नहीं करेंगे, ऐसा एसबीआई ने ये 3 लोगों को बोल दिया है। तो आप कितने बजे भी चले जाओ, 10 से लेके 10:30 के बीच में आप कितने बजे भी चले जाओ, बट जो आपका बैच प्रोसेस किया जाएगा वो 10:30 बजे ही किया जाएगा। सो ये बैच सेटलमेंट होता है। सो एक बैच में क्या होता है, ऐसे सारे के सारे लोगों के ट्रांजैक्शंस आ जाएंगे। जैसे यहाँ पे 3 लोग चले गए, 3 लोग 10 से 10:30 के बीच में चले गए, वो सारे तीनों के तीनों लोगों के ट्रांजैक्शंस एक ही टाइम पे सेटल किए जाएंगे। कितने बजे बैच स्टार्ट होगी, दैट इज एट 10:30 AM। ठीक है, तो ये बैच सेटलमेंट होता है जहां पे सारे के सारे ट्रांजैक्शंस एक ही टाइम पे शेड्यूल किए जाते हैं और सेटल किए जाते हैं। चलो, तो यार राहुल गया 10 बजे, राहुल की फ्रेंड गई 10:15 बजे, राहुल का एक फ्रेंड गया जो गया 10:20 को। तो पर इनकी बैच कब हो गई, शेड्यूल हो गई 10:30 बजे। तो बैच शेड्यूल होने के बाद मैक्सिमम कितना टाइम लगता है एनईएफटी पेमेंट के लिए, मैक्सिमम 2 आवर्स। मैक्सिमम 2 आवर्स में बेनिफिशियरी के अकाउंट में पैसा पहुंच जाएगा। आई होप इट इज क्रिस्टल क्लियर। आरटीजीएस रियल टाइम होता है, आईएमपीएस रियल टाइम होता है। एनईएफटी में कुछ लिमिट होती है क्या, नहीं। आप एनईएफटी में 1 रुपए भी भेज सकते हो, 2 रुपए भी भेज सकते हो, जितना चाहिए उतना भेज सकते हो। मैक्सिमम लिमिट कोई नहीं है और मिनिमम लिमिट भी कोई नहीं है। आरटीजीएस में हाँ मिनिमम लिमिट है। अगर आपको आरटीजीएस करना है तो आपको मिनिमम 2 लाख रुपीस का ट्रांजैक्शन करना पड़ेगा, उसके पहले आप कुछ नहीं कर सकते हो। सो मिनिमम ट्रांजैक्शन अमाउंट ऑन आरटीजीएस इज 2 लाख रुपीस। ठीक है, सो पर मैक्सिमम लिमिट है क्या आरटीजीएस पे, नहीं है। सो एनईएफटी और आरटीजीएस पे कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है, बट आईएमपीएस पे मैक्सिमम लिमिट है। कितनी है मैक्सिमम लिमिट, 5 लाख रुपीस पर ट्रांजैक्शन। मिनिमम लिमिट आईएमपीएस पे कुछ नहीं है। चलिए, यस। सो अभी ऐसे भी इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मेरा एक स्टूडेंट था आरआरबी पीओ का, उसका इंटरव्यू था, उनको पूछा गया कि चलो यार आपके पास ना बैंक अकाउंट नहीं है, बट आपको एक जगह से दूसरे जगह पैसा ट्रांसफर करना है, तो आप कैसे कर पाओगे। चलो, बट आपको वो इलेक्ट्रॉनिक मोड्स ऑफ ट्रांसफर के थ्रू करना है, तो आप कैसे कर पाओगे। तो ऐसे सवाल भी पूछे जाते हैं। तो अगर आपके पास बैंक अकाउंट नहीं है तो आप आरटीजीएस के थ्रू ट्रांजैक्शंस नहीं कर सकते हो, बट आप एनईएफटी के थ्रू कर सकते हो। कैसे, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक नियर बाय बैंक में जाना पड़ेगा। आप ये पहले पढ़ लो। A person does not have a bank account can remit funds through NEFT to a beneficiary having a bank account with another NEFT member bank. Such cash remittance will however be restricted to a maximum 50,000 per transaction. चलिए, सो राहुल है, उसके पास बैंक अकाउंट नहीं है, बट राहुल को ना उसके फ्रेंड अक्षय को पैसा ट्रांसफर करना है एनईएफटी के थ्रू। तो वो कर पाएगा क्या, बिल्कुल कर पाएगा। उसको क्या करना पड़ेगा, बट एक एनईएफटी ब्रांच में जाना पड़ेगा। उसको एनईएफटी ब्रांच में जाके अपने पास जो भी कैश है वो ब्रांच को देना पड़ेगा और उसको बोलना पड़ेगा ये कैश लो और उसके अगेंस्ट में आप मेरे फ्रेंड को एनईएफटी कर देना, मेरे फ्रेंड अक्षय को एनईएफटी कर देना। बट ये जो ऐसा जो ट्रांजैक्शन है कैश के थ्रू कितने रुपीस का किया जा सकता है, ओनली मैक्सिमम 50,000 रुपीस। क्लियर है, आरटीजीएस में कोई ऐसी चीजें नहीं है। आईएमपीएस के थ्रू भी आप ये चीज कर सकते हो। ठीक,
सो IMPS के लिए भी ये चीजें कर सकते हो, बट IMPS के थ्रू कैसे कर सकते हो? आपको आपके PPI इशूअर से बात करना पड़ेगा। PPI इशूअर कौन है? ऐसे इशूअर जो आपको वॉलेट्स इशू कर रहे हैं, ठीक है, जैसे पेटीएम वॉलेट हो गया, जैसे मोबीक्विक का वॉलेट हो गया, तो ये सारे के सारे, भारत पे का वॉलेट हो गया, ये सारे के सारे प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट इशूअर है। तो अगर IMPS आपको करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? मोबीक्विक के एक सर्विस एजेंट से बात करना पड़ेगा, उनको आपको कुछ पैसा देना पड़ेगा और वो पैसा वो आपके वॉलेट में डाल देंगे, वो पैसा वो लोग आपके वॉलेट में डाल देंगे और आपके वॉलेट्स के थ्रू आप आपके फ्रेंड को ट्रांजैक्शन, आप आपके फ्रेंड को पैसा ट्रांसफर कर सकते हो, ठीक है। तो IMPS में आपको PPI इशूअर से बात करना पड़ेगा। चलिए, ये NEFT और RTGS को कौन मैनेज करता है? इसको मैनेज करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मतलब क्या? राहुल को अगर पैसा अक्षय को ट्रांसफर करना है NEFT और RTGS के थ्रू, इसकी सेटलमेंट की जिम्मेदारी, कि उसके बैंक अकाउंट में पैसा जाने तक की जिम्मेदारी किसकी होती है? RBI की होती है, ना कि बैंक्स की। याद रखिए, NEFT और RTGS आर मैनेज्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, whereas IMPS is managed by the NPCI। ठीक है, कौन मैनेज करता है? NPCI। तो ये सारी चीजें यही से पढ़ो, बाकी और कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। NEFT और RTGS के जो भी चीजें मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, दैट इज फ्रॉम द RBI वेबसाइट, दैट इज फ्रॉम FAQ सेक्शन। IMPS के बारे में जो भी मैंने यहाँ पे इंफॉर्मेशन लिखी है, दैट इज फ्रॉम द NPCI का वेबसाइट, ठीक है। सो बाकी और कहीं से भी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट, अभी IMPS के बारे में और बात करते हैं। IMPS के ना हर एक ट्रांजैक्शंस पे ना अलग अलग लिमिट है, ठीक है। एक चीज याद रख लो, जो यूपीआई ऐप की टेक्नोलॉजी है ना, वो IMPS पे बेस्ड है। वो किस पे बेस्ड है? IMPS पे बेस्ड है। चलिए, तो यूपीआई की क्या लिमिट्स है वो पता होना चाहिए। क्या लिमिट्स है यार? देखो, यूपीआई किस पे बेस्ड है? IMPS पे बेस्ड है। IMPS का मैक्सिमम ट्रांजैक्शन लिमिट क्या है? 5 लाख रुपीस। तो यूपीआई का क्या रहेगा? 5 लाख रुपीस, ठीक है। चलिए, बट हर एक ट्रांजैक्शंस में ना उनका अलग अलग मैक्सिमम लिमिट है यूपीआई का। चलो, पहला क्या है? फॉर नॉर्मल ट्रांजैक्शंस इन यूपीआई, अगर मुझे मेरे फ्रेंड को पैसा भेजना है, या फिर मुझे मेरे शॉपकीपर को पैसा भेजना है, या फिर मुझे मेरे आइसक्रीम वाले शॉपकीपर को पैसा भेजना है, तो मैं कितना ट्रांजैक्शन कर सकता हूँ एक टाइम पे? बस मैं ट्रांजैक्शन कर सकता हूँ अप टू 1 लाख रुपीस पर ट्रांजैक्शन। चलिए, फॉर स्पेसिफिक कैटेगरीज ऑफ ट्रांजैक्शन इन यूपीआई, अगर मुझे कैपिटल मार्केट्स में इन्वेस्ट करना है, मुझे कोई शेयर्स खरीदना है, या फिर मुझे कुछ डेरिवेटिव्स मार्केट्स में इन्वेस्ट करना है, मुझे कोई ऑप्शंस खरीदना है, या फिर मुझे कुछ फ्यूचर्स खरीदना है, मुझे इंश्योरेंस खरीदना है, मुझे अगर रेमिट करना है, मुझे मेरे मुझे मेरे फॉरेन फ्रेंड को जो फॉरेन में रहता है, अगर उसको पैसा ट्रांसफर करना है, तो उसके लिए लिमिट क्या है? उसके लिए लिमिट इज 2 लाख रुपीस पर ट्रांजैक्शन। कितना है? 2 लाख रुपीस। किसके लिए? कैपिटल मार्केट्स, इंश्योरेंस, फॉरेन इनवर्ड रेमिटेंस के लिए। अगर मुझे आईपीओ में पैसा डालना है यूपीआई के थ्रू, सो मैक्सिमम लिमिट इज 5 lakhs। अगर मुझे रिटेल डायरेक्ट स्कीम में इन्वेस्ट करना है आरबीआई के, अगेन द मैक्सिमम लिमिट इज 5 लाख रुपीस पर ट्रांजैक्शन। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू शुड रिमेंबर। चलिए, न्यूज 6, यार अभी हम कौन सा डे मना रहे हैं? रशियन लैंग्वेज डे मना रहे हैं इंडिया में। ये कहाँ कहाँ पे मनाया जाएगा? ये मनाया जाएगा न्यू दिल्ली और चेन्नई में। कौन मनाया जाएगा? किसके द्वारा मनाया जाएगा? रशिया और इंडिया के लोग मिलेंगे और उनके द्वारा ये रशियन लैंग्वेज डे मनाया जाएगा इंडिया में, ठीक है। तो रशिया के डेलीगेट्स आएंगे, इंडिया के डेलीगेट्स तो इंडिया में ही रहेंगे, साथ में मिलेंगे और ये रशियन लैंग्वेज डे सेलिब्रेट करेंगे। ये कितने दिन का इवेंट होता है? 4 दिन का इवेंट होता है। कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाएगा? न्यू दिल्ली और चेन्नई में। कब से रशियन लैंग्वेज डे सेलिब्रेट किए जाने वाले हैं हम? 23 नवंबर से, और वहां से आप 4 दिन कैलकुलेट कर लो। तो ये पीरियड से लेके ये पीरियड के बीच में आपका रशियन लैंग्वेज डे सेलिब्रेट किया जाएगा। लैंग्वेजेस की बात कर रहे हैं तो हमको शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस पता होने चाहिए कि इंडिया में शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस कौन कौन से हैं, कितने हैं, और कौन से शेड्यूल में लिखा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के। सो हमारे इंडिया में 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस है। चलिए, अभी ये जो लैंग्वेजेस है ना 8 शेड्यूल में मेंशन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, ठीक है। अभी कौन कौन से लैंग्वेजेस है मैंने लिस्ट यहाँ पे नहीं लिखी है, जस्ट एक लिस्ट मैं आपको ना लिंक दे दूंगा आपके कमेंट सेक्शन में और टेलीग्राम ग्रुप पे।
वो मिनिस्ट्री के वेबसाइट की लिंक है, वो डायरेक्ट लिंक है, आपको 22 लैंग्वेजेस दिख जाएगी। तो वो 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस कौन कौन सी है ना, एक बार जस्ट नजर घुमा लेना, क्योंकि अगर पूछा जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमॉन्ग द शेड्यूल्ड लैंग्वेज ना, तो वो आपको पता होना चाहिए। कितने शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस है? 22। कौन से शेड्यूल में लिखा है? 8 शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है यार इंडिया की? इंग्लिश और हिंदी। ये पूछा नहीं जाएगा बट पता होना चाहिए ना। ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है इंडिया की? इंग्लिश और हिंदी। नेशनल लैंग्वेज क्या है इंडिया की? हिंदी। इंग्लिश क्या है? कुछ नहीं है। सो नेशनल लैंग्वेज कुछ भी नहीं है इंडिया की, याद रखिए। और मुझे नहीं लगता है कि अगले 50 साल में भी इंडिया की कोई नेशनल लैंग्वेज हो सकती है। चलिए, इट्स अ वेरी वेरी डिफिकल्ट टास्क, क्योंकि उसमें कुछ काफी ज्यादा इफ्स एंड बट्स आते हैं, वो हमें डिस्कस करना ये लेक्चर का पार्ट नहीं है, ठीक है। बट नेशनल लैंग्वेज क्यों कुछ हो नहीं सकती है ना, इसके बारे में मैं एक ब्लॉग डाल दूंगा, वो एक ब्लॉग आप पढ़ लेना। चलिए, इसी के साथ हम नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं। इंडिया के जो रिलायंस है, जो मुकेश अंबानी ओन करते हैं, तो उनका जो एंटरटेनमेंट आर्म है जिसका नाम है जियो सिनेमा। जियो सिनेमा पे क्या करते हो आप? एंटरटेन करते हो खुद को, ठीक है। सो जियो सिनेमा ने ना एक कंपनी के साथ पार्टनरशिप कर ली है। कौन सी कंपनी? पॉकीमॉन कंपनी के साथ। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि जियो सिनेमा अभी अपने चैनल पे, अभी अपने ओटीटी प्लेटफॉर्म पे पॉकीमॉन के शोज दिखा सकता है, पॉकीमॉन के कार्टून्स दिखा सकता है, पॉकीमॉन के मूवीज दिखा सकता है। इसके पहले वो नहीं दिखा सकता था, क्योंकि अभी पार्टनरशिप हुई है तो अभी वो दिखा सकता है। ये जो जियो सिनेमा है, इसको कौन चलाता है, इसको कौन ओन करता है? वाईकॉम 18 ग्रुप। कौन ओन करता है? वाईकॉम 18 ग्रुप। वाईकॉम 18 ग्रुप किसका है? रिलायंस का है, ठीक है। सो जियो सिनेमा इज रन बाय वाईकॉम 18 ग्रुप। ये पोकेमॉन कंपनी, इसको कौन ओन करता है? इसको ओन करता है निंटेंडो ग्रुप। निंटेंडो ग्रुप। निंटेंडो ग्रुप कहाँ का ग्रुप है पता होना चाहिए। दिस इज अ जापान बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन और अ जापान बेस्ड ग्रुप। इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर्स है क्योटो। क्योटो जापान में, दैट इज KYOTO, दैट इज इन जापान। चलिए, अभी फेम स्कीम के ऊपर हम बात करते हैं। पहले तो पता होना चाहिए फेम स्कीम में क्या दिया जाएगा। फेम स्कीम में इलेक्ट्रिक ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स को, मतलब ऐसे लोग जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बना रहे हैं, उनको सब्सिडीज देने वाला था। कौन देने वाला था या कौन देने वाला है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कौन सी मिनिस्ट्री सब्सिडी देने वाली है इलेक्ट्रिक व्हीकल पे? मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज। कौन सी मिनिस्ट्री? मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज। चलिए, सो यहाँ पे ये न्यूज है कि यार, एग्जाम्पल कंसिडर करिए, राहुल मॉरिस गराज की इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने गया था, जिसकी कॉस्ट थी 20 लाख रुपए। बट इलेक्ट्रिक व्हीकल मैं खरीद रहा हूँ तो मुझे सब्सिडी दी गई है। मुझे डिस्काउंट किसने दिया है? ऑब्वियसली मॉरिस गराज कंपनी ने। वो बोल रहे हैं कि 20 लाख की व्हीकल है, आप 2 लाख रुपए ना, 2 लाख रुपए की आपको सब्सिडी मिल रही है, ठीक है। तो कंपनी को कितना फायदा हो रहा है उसमें? कंपनी को जस्ट मिल रहे हैं 18 लाख रुपीस। तो कंपनी का सीरियसली फायदा हुआ क्या इसमें? 20 लाख की गाड़ी कंपनी 18 लाख में बेच रही है, तो कंपनी का कुछ फायदा हुआ? बिल्कुल नहीं, ऐसा लगता है, बट कंपनी का इसमें फायदा है। क्या फायदा है यार? 20 लाख की गाड़ी, 20 लाख की मॉरिस गराज की गाड़ी राहुल को तो बेची गई है 18 लाख की, तो कंपनी को मिला है 18 लाख। 2 लाख का तो यहाँ पे नुकसान है राहुल को। ये 2 लाख रुपए की सब्सिडी ये मॉरिस गराज को कौन देता है? 2 लाख रुपए की सब्सिडी मॉरिस गराज को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कौन सी मिनिस्ट्री? मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज। कौन? मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज, पता होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या न्यूज है? ओवर 300 करोड़ ऑफ फेम टू सब्सिडीज विच हैज टू बी डिस्पर्स्ड टू ऑटो कंपनीज, especially those manufacturing electric two-wheelers, is stuck because of the mismatch between vehicle buyer's name as per the Aadhaar card and that in the registration certificate. तो जो भी व्हीकल बायर है, जैसे राहुल है, उसके आधार कार्ड में नाम अलग है और आरसी दैट इज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में नाम अलग है। तो ये नाम के अलग होने के वजह से मॉरिस गराज ने क्या किया? राहुल का आरसी भी दे दिया गवर्नमेंट को और आधार कार्ड भी दे दिया। बट ये दिखा यार, इसमें तो दोनों नाम तो अलग अलग है, तो हमें कैसे पता कि ये दोनों बंदे एक ही है या नहीं है? तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे क्या किया? जो भी सब्सिडीज देना है मॉरिस गराज को, वो रुका दी।
क्या कर दी, वो मॉरिस गराज को सब्सिडीज रुका दी क्योंकि इनके नाम में मिसमैच था। पर इनको तो सब्सिडी तो देनी पड़ेगी ना, ये क्यों कंपनीज नुकसान झेलेगी? तो गवर्नमेंट ने बोल दिया ठीक है, आप नुकसान मत झेलो, आप क्या करो, आप हमें इनवॉइस दे दो, जो भी इनवॉइस आपने राहुल को दिया है ना, वो इनवॉइस आप हमें भी सबमिट कर दो, ठीक है। अलॉन्ग विद दिस 2 डॉक्यूमेंट्स, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स, आधार कार्ड और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट फिर से सबमिट कर दो आप हमारे पास। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोल दिया है। चलो, मॉरिस गराज किस किस को सबमिट करेगी, गवर्नमेंट को करेगी और इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया टू क्लेम दी सब्सिडी। आईएफसीआई एडमिनिस्टर फेम 2 ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। एडमिनिस्टर मतलब क्या यार, मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज की तो स्कीम है, बट मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज सारी चीजें नहीं देखेगा। वो थोड़ी ना देखता है कि यार इसके डॉक्यूमेंट सही है या गलत है, वो थोड़ी ना देखता है कि इसने रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दिया है या नहीं दिया है, वो थोड़ी ना देखता है कि इसके तरफ से मुझे इनवॉइस आया है या नहीं आया है। ये देखने का काम किसका है, एक तीसरे ही एंटिटी का है जिसका नाम है इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो वो सारी चीजें देखती है फेम 2 स्कीम के बारे में, ठीक है। फेम 2 मतलब ये फेम का फेज 2 है, दैट इज पार्ट 2 है ये स्कीम का। फेम 1 पहले ही इंट्रोड्यूस किया गया था। फेम 2 कब इंट्रोड्यूस किया गया है पता होना चाहिए, 2019 में किया गया है। पहले फेज के बारे में हमें जानना जरूरी नहीं है। फेज 2 फेम का, दैट इज फेम 2 कब इंट्रोड्यूस किया गया, 2019 में। कितने रुपयों का इंट्रोड्यूस किया गया था, 10,000 करोड़ का इसका बजट था। मिनिस्ट्री आपको मैंने बात बता दी है इसकी। सो यार ये 10,000 करोड़ का है, उसमें से ना 8600 crore, that is 86% of the fund has been allocated for demand incentives so as to create the demand for electric vehicles in the country. तो ये जो 10,000 करोड़ में से 8600 करोड़ है, इसका काम क्या रहेगा, इसका काम गवर्नमेंट बस मार्केटिंग एक्टिविटीज में लगाएगा, बस डिमांड क्रिएट करने के लिए लगाएगा, लोगों को अवेयर करेगा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल के क्या फायदे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल से क्या फायदे कंज्यूमर को मिल सकते हैं। ये सारी बातें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और आईएफसीआई लोगों को बताएगी अंडर दिस इनिशिएटिव। सो 10,000 करोड़ में से 8600 करोड़ तो डिमांड क्रिएट करने के लिए ही यूज किए जाएंगे। ये जो चीज है किसको, अंडर दिस स्कीम कौन लोगों को सब्सिडीज दी जाएगी, सारे लोगों को। जो टू व्हीलर इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर बना रही है, इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर बना रही है, इलेक्ट्रिक 4 व्हीलर बना रही है, सारे लोगों को इसका सब्सिडी दिया जाएगा, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। तो मॉरिस गराज ने 4 व्हीलर बनाई है, 6 व्हीलर बनाई है, उसको भी एडवांटेज दिया जाएगा। हीरो मोटर कॉप ने 2 व्हीलर बनाई है, उसको भी इसका एडवांटेज दिया जाएगा उस इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे, ठीक है। नेक्स्ट है आरबीआई ने क्या किया है, रेस किया है रिस्क वेट्स को फॉर अनसिक्योर्ड लोन्स। अनसिक्योर्ड लोन्स मतलब क्या, ऐसे लोन्स जिनका कोई भी कोलैटरल नहीं होता है। जैसे क्या, आप क्रेडिट कार्ड से कुछ, क्रेडिट कार्ड में आपको लिमिट मिलती है, तो उसमें कोई कोलैटरल देते हो क्या आप बैंक को, नहीं देते हो, सो दैट इज एन अनसिक्योर्ड लोन। आप पर्सनल लोन खरीद रहे हो, आप मैरिज लोन खरीद रहे हो, तो उसमें कुछ चीज आप गिरवी रखते हो क्या, नहीं रखते हो। सो जिसमें भी आप चीज गिरवी नहीं रखते हो, कोई कोलैटरल नहीं रखते हो, दैट इज नोन एज अनसिक्योर्ड लोन। गोल्ड लोन, गोल्ड लोन कोलैटरल रखा जाता है क्या कुछ, गोल्ड लोन सिक्योर्ड लोन है अनसिक्योर्ड लोन है, अनसिक्योर्ड लोन जिसमें कोई कोलैटरल नहीं होता है, सिक्योर्ड लोन जिसमें कोलैटरल होता है। गोल्ड लोन ऑब्वियसली इट इज अ सिक्योर्ड लोन। आप गोल्ड के अगेंस्ट में कुछ लोन ले रहे हो, अगर आपने लोन रीपे नहीं कर दिया तो वो पर्टिकुलर बैंक गोल्ड को सेल करेगी और अपना पैसा निकाल लेगी। होम लोन, होम लोन इज अगेन अ सिक्योर्ड लोन। आपने आपके घर के लिए लोन लिया है, बट आप अगर उसकी ईएमआई नहीं चुका पा रहे हो, आप लोन नहीं चुका पा रहे हो, तो बैंक क्या करता है, आपका घर बेच देगा और अपना पैसा कमा लेगा, ठीक है। सिंपल एज दैट। तो इस पे आरबीआई ने क्या किया हुआ है, एक बार ये चीज पढ़ लो आप। ठीक है, हम देख रहे थे कि यार ये जो अनसिक्योर्ड लोन्स है ना, ये आजकल काफी तेजी से बढ़ रहे हैं, काफी सारे लोग अनसिक्योर्ड लोन्स ले रहे हैं। तो इससे क्या है, इससे बैंकिंग सिस्टम कोलैप्स हो सकता है, जिससे डिपॉजिटर्स का पैसा लॉस हो सकता है, डिपॉजिटर्स का जो हार्ड अर्न मनी है वो लॉस में जा सकता है, ठीक है। कैसे, फॉर एन एग्जाम्पल XYZ, फॉर एन एग्जाम्पल विजय माल्या है,
उन्होंने पर्सनल लोन लिया, पर्सनल लोन अपने बेटे के शादी के लिए पर्सनल लोन लिया, ठीक है, कितने का लिया है? 100 करोड़ का लोन ले लिया। सो 100 करोड़ का लोन ले लिया, बट 100 करोड़ का लोन उन्होंने नहीं चुकाया, तो बैंक विजय माल्या के कुछ एसेट्स को सेल करके अपना पैसा ले सकती है क्या? नहीं ले सकती है, बिकॉज इट इज एन अनसिक्योर्ड लोन, ठीक है। विजय माल्या ने क्रेडिट कार्ड से कुछ 2 लाख रुपए निकाले, और वो अगर वो चीज को पे नहीं कर पा रहा है, तो बैंक विजय माल्या की कुछ चीजें सेल करके अपना पैसा निकाल सकता है क्या? नहीं निकाल सकता है। सो अगेन अ लॉस फॉर दी बैंक्स, ठीक है। तो ये चीज है ना, बढ़ती जा रही थी इंडियन इकोनॉमी में। तो आरबीआई ने ना इसी के लिए एक गाइडलाइंस लेके आई है। चलिए, सो आरबीआई ने क्या बोला है? आफ्टर cautioning banks and NBFCs on surging unsecured loans like personal loans and those on the credit card, RBI on Thursday increased the risk weighting for loans. मतलब क्या? ये CRAR का कंसेप्ट है, ये कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो का कंसेप्ट है, जो बेसल नॉर्म्स में हम पढ़ते हैं, ठीक है। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो मतलब पहले समझ लो, या CRAR मतलब एक ही चीज है। तो यहां पे क्या करना पड़ता है? अंडर दिस CAR, जो भी रिस्क वेटेड एसेट्स है ना, उसके अगेंस्ट में बैंक को कुछ पैसा साइड में निकाल के रखना पड़ता है। जैसे एसेट्स क्या है बैंक के लिए? लोन्स उनके एसेट्स है। सो क्रेडिट कार्ड उनका लोन ही है, ऑब्वियसली क्रेडिट कार्ड पे लोन दिया जा रहा है। पर्सनल लोन्स अगेन एन एसेट फॉर द बैंक। कंसिडर एन एग्जांपल, एसबीआई ने माल्या को 100 करोड़ का लोन दिया है। चलो, तो आरबीआई बोलती है यार ये लोन ना बड़ा रिस्की है, क्योंकि आपके पास कोई एसेट नहीं है। अगर ये बंदे ने पैसा वापस नहीं किया, तो जिस केस में बैंक का काफी ज्यादा नुकसान है, बैंक का काफी ज्यादा नुकसान मतलब डिपॉजिटर्स का भी नुकसान हो जाएगा। बैंक्स के पास ही पैसे नहीं रहे, तो वो डिपॉजिटर्स को कहां से पैसे देंगे? नहीं देंगे। तो इसलिए बैंक ने बोला है ये जो हाई रिस्क के एसेट्स होते हैं ना, उनके अगेंस्ट में आप पहले से ही कुछ पैसा साइड में निकाल के रख दो, पहले से ही आप कुछ पैसा साइड में निकाल के रख दो। तो ये 100 करोड़ का लोन दिया है, पर्सनल लोन माल्या को, किसके लिए? मैरिज लोन दिया है। तो आरबीआई ने बैंकों को बोला था कि ये 100 करोड़ के अगेंस्ट में आपको 100 करोड़ साइड में निकाल के रखने हैं, ताकि ये 100 करोड़ भी डूब गया तो भी बैंक्स को या डिपॉजिटर्स को ज्यादा नुकसान झेलने की जरूरत नहीं है। मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूं, ये पर्सनल लोन है, मैरिज लोन है 100 करोड़ का, माल्या ने 100 करोड़ ले लिया, ठीक है यार, ले लिया। तो बैंक्स ने बोल दिया, आरबीआई ने बोल दिया बैंक्स को कि ये 100 करोड़ के अगेंस्ट में आपको 100 करोड़ साइड में निकाल के रखने पड़ेंगे, दैट इज 100% ऑफ 100 करोड़ आपको साइड में निकाल के रखना पड़ेगा। क्योंकि अगर माल्या डिफॉल्ट भी करता है, तो उस केस में भी डिपॉजिटर्स का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, ठीक है। बैंक के पास इतनी लिक्विडिटी होनी चाहिए कि बैंक डिपॉजिटर्स को अपना पैसा वापस लौटा सके। इसी के लिए ये हमने गाइडलाइंस लेके आई है। चलिए, अभी क्या है, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। सो रिस्क वेट ऑन पर्सनल लोन्स इंक्रीज बाय 25 परसेंटेज पॉइंट्स टू 125% फ्रॉम 100%, ठीक है। पहले आप क्या कर रहे थे? जैसे मैंने अभी बताया, पर्सनल लोन्स पे 100% आप साइड में रख रहे थे पैसा, अभी आपको कितना पैसा रखना पड़ रहा है? 125% रखना पड़ रहा है। फॉर एन एग्जाम्पल, पर्सनल लोन है, मैरिज लोन है 100 करोड़ का, तो बैंक अभी साइड में पैसा निकाल के रखेगी। कितना साइड में पैसा निकाल के रखेगी? 125% ऑफ 100 करोड़, दैट इज 125 करोड़, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये डूबता भी है, तो बैंक क्या करेगा? बैंक बोलेगा डिपॉजिटर्स को आप टेंशन ना लो, हमने पैसा साइड में निकाल के रखा है, वो पैसे से हम आपको पैसा वापस लौटा देंगे। चलो, अच्छी बात है, कोई दिक्कत ही नहीं है हमें, ठीक है। क्रेडिट कार्ड पे बैंक ने क्या किया? आरबीआई ने क्या बोला है? पहले आपका 125% रिस्क वेट था, अभी कितना है? 150% रिस्क वेट है। चलो, सो 150% आपको साइड में निकाल के रखना पड़ेगा। सो CRAR या कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो क्या होता है? आरबीआई बोलता है बैंक्स को कि ये रिस्क वेटेड एसेट्स के अगेंस्ट में ना आपको कुछ मिनिमम पैसा साइड में निकाल के रखना है, दैट इज नोन एज CRAR और कैपिटल टू एडिक्वेसी रेशियो, ठीक है। चलो, यहां पे ये चीज तो क्लियर हो गई। रिस्क वेट ऑन बैंक लोन्स टू AAA एंड A रेटेड NBFCs। अगर आप टॉप रेटेड NBFCs को, अगर आप अच्छे NBFCs को भी लोन दे रहे हो, फिर भी आपको पैसा साइड में निकाल के रखना पड़ेगा। और ये रिस्क वेट अभी आरबीआई ने रिसेंटली बढ़ा दिया है।
ठीक है, बैंक को बोला है कि अगर आप ये टॉप रेटेड एनबीएफसी को भी लोन दे रहे हो ना, उसके अगेंस्ट में भी आपको एक्स्ट्रा 25 परसेंटेज पॉइंट्स साइड में निकाल के रखना पड़ेगा। एक्स्ट्रा 25% पैसा आपको साइड में निकाल के रखना पड़ेगा। चलो, ऑल टॉप अप लोन्स फॉर मूवेबल एसेट्स टू बी ट्रीटेड एज अनसिक्योर्ड। वाओ, ये चीज पता होनी चाहिए। मूवेबल एसेट्स, ठीक है, व्हीकल इज अ मूवेबल एसेट, चलती है ना, आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकते हो ना। गोल्ड इज अ मूवेबल एसेट, ये कुछ मूवेबल एसेट्स है। ऐसे एसेट जो एक जगह से दूसरे जगह आप ट्रांसफर कर सकते हो, दैट इज नोन एज मूवेबल एसेट्स। होम इज नॉट अ मूवेबल एसेट, फर्नीचर इज अ मूवेबल एसेट। फॉर एन एग्जाम्पल गोल्ड की बात कर लेते हैं, ठीक है। गोल्ड तो ना सिक्योर्ड लोन है, ठीक है। राहुल ने गोल्ड के अगेंस्ट ना पहले 2 लाख रुपए का लोन ले लिया, ठीक है। राहुल को और से वो गोल्ड के ऊपर लोन चाहिए, कितने लाख का लोन चाहिए? राहुल को 50,000 का लोन चाहिए, ठीक है। बैंक बोलती है कि हम ना ये लोन आपको देंगे, ठीक है, बट दिस लोन वुड बी कैटेगराइज्ड अंडर व्हाट? अनसिक्योर्ड लोन। दिस लोन वुड बी कैटेगराइज्ड एज अनसिक्योर्ड लोन। तो ये जो 50,000 का लोन जो दिया जाता है बैंक के द्वारा, दैट इज एन अनसिक्योर्ड लोन। उसके अगेंस्ट में बैंक्स कुछ भी कोलैटरल नहीं ले सकता है पर्टिकुलर इंडिविजुअल से, ठीक है। सो ये जो भी टॉप अप लोन्स लिए जाएंगे, दैट वुड बी कंसिडर्ड एज अनसिक्योर्ड। तो ऑब्वियसली अनसिक्योर्ड है, तो उस पे जो रिस्क वेट्स रहेगा वो क्या रहेगा? ऑब्वियसली ज्यादा रहेगा सिक्योर्ड लोन्स से, ठीक है। ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए। चलिए, सो एनबीएफसी कंज्यूमर क्रेडिट एक्सपोजर इंक्रीज टू 125% फ्रॉम 100%, ठीक है। ऐसे एनबीएफसी जो लोन्स दे रही है उनका भी हमने जो रिस्क वेट है वो इंप्रूव कर दिया है। वो कितना बढ़ा दिया है? 125% कर दिया है। ये सब क्यों कर दिया है? टू प्रोटेक्ट द डिपॉजिटर्स इंटरेस्ट, ताकि डिपॉजिटर्स का पैसा सेफ रह सके, इसलिए ये आरबीआई ने रिस्क वेट्स को इंप्रूव कर दिया है। अभी ये जो चीज है ना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने इसलिए इतने डिटेल में समझाई है। ये अनसिक्योर्ड लोन्स पे रिसेंटली जो भी आरबीआई ग्रेड बी 2023 बैच के इंटरव्यूज चल रहे हैं उनमें ये सवाल पूछे जा रहा है कि अनसिक्योर्ड लोन्स पे गवर्नर का क्या बोलना था, अनसिक्योर्ड लोन्स पे गवर्नर ने क्या बोला था 2 महीने पहले, उसके बारे में ये चीजें पूछी जा रही है, इसलिए मैंने ये चीज आपको एक्सप्लेन कर दी है। चलो, एस एंड पी दैट इज स्टैंडर्ड एंड पुअर, उन्होंने बताया है कि इंडिया का जो जीडीपी है वो ग्रो करेगा। कितने से ग्रो करेगा? 6% से लेके 7.1% के बीच में एनुअली ग्रो करेगा। कब से कब तक? 23-24 से लेके 25-26 तक। चलिए, ये एस&पी क्या है? क्रेडिट रेटिंग कंपनी है। एस&पी क्या है? क्रेडिट रेटिंग कंपनी है। क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी कितनी है उसके बारे में मैंने आज मेरे टेलीग्राम चैनल पे डाला है। कितनी है? 4 है। कौन कौन सी है एक बार वो पढ़ लेना। डिफरेंस क्या होता है क्रेडिट रेटिंग और क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी में, मैं आगे के लेक्चर में बता दूंगा, क्योंकि ये लेक्चर वैसे भी काफी बड़ा हो जाएगा वरना। चलिए नेक्स्ट न्यूज में बढ़ते हैं। कल इसके बारे में हमने बात की है। किसके बारे में बात की है हमने? अगर गवर्नमेंट को अपने एक कंपनी से शेयर्स को डिसइन्वेस्ट करना है, अब गवर्नमेंट को एक कंपनी से अपनी ओनरशिप रिड्यूस करनी है, तो ये डिसइन्वेस्टमेंट करने का काम गवर्नमेंट का कौन सा डिपार्टमेंट देखता है? ये देखता है गवर्नमेंट का दीपम डिपार्टमेंट, दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, जिसके सेक्रेटरी है तुहिन कंता पांडे। उन्होंने बोला था कि जो आईडीबीआई बैंक है ना, इसका डिसइन्वेस्टमेंट ना ये फाइनेंशियल ईयर के पहले तो हो ही नहीं सकता है, ठीक है, वो हमें जरूरी नहीं है। अभी हम ये क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हमें एक न्यूज समझनी है। हमें देखना है कि आईडीबीआई बैंक में सेंट्रल गवर्नमेंट का कितना परसेंट ओनरशिप है, ठीक है। कितना परसेंट ओनरशिप है यार सेंट्रल गवर्नमेंट का आईडीबीआई बैंक में? 45.48%। एलआईसी का कितना है? 49.24%। तो अप्रोक्सीमेटली कितना है इनका? 45 90 90, ओके, अराउंड 94% स्टेक है सेंटर और एलआईसी का आईडीबीआई बैंक में। तो ये क्या करना चाहते हैं? उसमें से वो 94% में से अपना 60.7% स्टेक से वो बेचना चाहते हैं। वो क्या करना चाहते हैं? 60.7% स्टेक वो बेचना चाहते हैं। दैट इज नोन एज डिसइन्वेस्टमेंट।
तो ये डिसइन्वेस्टमेंट करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? डीपम डिपार्टमेंट की, जिसके सेक्रेटरी है तुहिन कांता पांडे। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो। पर मैं उसके साथ एक कुछ चीज आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पे आप पढ़ सकते हो कि आज का न्यूज़पेपर में ना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज थे, इसलिए मैंने काफी कुछ डिटेल में आपको बताया है जो जो इंपॉर्टेंट है। बट कुछ कुछ चीजें मैंने आज के इसमें जानबूझ के मेंशन नहीं की है। अगर वो मेंशन करता तो आज का ही हमारा जो लेक्चर होता वो 2 घंटे का हो जाता। ठीक है, तो इसके बारे में ये जो मैंने आज की चीज जो छोड़ी हुई है, ये हमारे संडे के लेक्चर में हम कवर कर लेंगे। ठीक है, संडे के लेक्चर में मैं यही चीजें कवर कर लूंगा। क्यों? क्योंकि यार संडे को तो बिजनेस स्टैंडर्ड का न्यूज़पेपर आता ही नहीं है, तो संडे को वैसे भी हमारा बिजनेस स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर का एनालिसिस नहीं होने वाला था। तो इसलिए ये जो आज की चीजें हैं वो चीज मैं आपको संडे के दिन पढ़ा दूंगा। उसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हम पढ़ने वाले। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे का कुछ डेटा आया है। LRS दैट इज लिबरेटाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के बारे में आरबीआई ने कुछ डेटा बताया है। वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ का भी हम सेकेंड एडिशन करने जा रहे हैं, सेकेंड कॉन्फ्रेंस हम करने जा रहे हैं, उसके बारे में पता होना चाहिए आपको। गीग वर्कर्स के ऊपर रिपोर्ट आई है, उसके ऊपर पता होना चाहिए आपको। तो ये हम संडे को डिस्कस करेंगे। आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। आपके कमेंट्स, आपके व्यूज, आपके सजेशंस मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं जानबूझ के आपको हर एक चीज डिटेल में पढ़ाना चाह रहा हूं। अगर आपको छोटे छोटे इसमें ही समझना है, 10 मिनट या 15 मिनट में वन लाइनर से समझना है, तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। ठीक है, बट मैं इसी तरीके से कंटिन्यू करना चाहूंगा ताकि आपको एक ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग मिले, जो आपको फेज 2 में भी हेल्प करे, आरबीआई के इंटरव्यू में भी हेल्प करे, और बाकी सारे बैंकिंग एग्जामिनेशन में भी हेल्प करे। अगर आप सोच समझ के पढ़ रहे हो तो आपको चीजें लंबे समय तक याद रहेगी। यही मेरा इसके पीछे का ऑब्जेक्टिव है। अगर आपको मेरा सेशन अच्छा लगा होगा तो प्लीज मुझे बताइए। आपको मेरे साथ टेलीग्राम पे जुड़ना और लिंक्डइन पे जुड़ना बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लिंक्डइन पे मैं तरह तरह के ब्लॉग्स डालते रहता हूँ, इंडियन इकोनॉमी के बारे में, फाइनेंस के बारे में, और शॉर्ट्स भी डालते रहता हूँ, छोटे छोटे वीडियोस भी डालते रहता हूँ। जैसे मैंने एक्सप्लेन किया था अभी रिसेंटली, विड्रॉल ऑफ करेंसी और डिमोनेटाइजेशन मतलब क्या होता है, आरबीआई की इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम क्या होती है, ये मैंने 2 मिनट के वीडियोस में ही एक्सप्लेन किया था। तो वो चीज भी आप वहां से समझ सकते हो। आपको मेरे लेक्चर्स के बारे में सारे अपडेट्स जानना है तो आप टेलीग्राम चैनल पे मेरे जुड़ सकते हो। वहां पे मैं हर रोज के अपडेट्स डालता हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन डालता हूँ, कुछ मेरे ब्लॉग्स भी वहां पे पोस्ट करता हूँ। दैट इज एन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको टेलीग्राम पे और लिंक्डइन पे जुड़ना बेहद ही अनिवार्य है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। इफ यू लाइक द लेक्चर, काइंडली डू लेट मी नो। आई वुड बी वेरी हैप्पी टू have your views as well as suggestions. Here is the quote for you. The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams. आपने कुछ ड्रीम्स देखी होगी, वो ड्रीम्स को अचीव करने के लिए ना आप हर रोज मेहनत करो यार। ठीक है, अगर आपने एक भी दिन मिस किया, सो दैट विल कॉस्ट यू मच मोर थिंग। ठीक है, ऑब्वियसली एक दिन रेस्ट करना जरूरी है, बट दूसरे दिन अगेन आपको फाइट बैक करना आना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक महीना आपने आराम कर दिया, वैसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आपको आपके ड्रीम्स के लिए हर रोज लड़ना है। अगर आपको मेरे तरफ से कुछ भी गाइडेंस चाहिए, कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए अपार्ट फ्रॉम दिस लेक्चर, kindly do let me know. I will be more than happy to serve you. Thank you so much for your time. My name is Rahul Kopulwar. We will be meeting in tomorrow's session, and update to that I'll be sent in the Telegram group. Thank you so much.